नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। जैसा कि मैंने बताया कि सीटेट ईवीएस में जो कंटेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह एनसीईआरटी की कक्षा 3, 4 और 5 के आसपास के पुस्तक से पूछे जाते हैं। तो मैंने कक्षा 3 के आसपास के कंटेंट का वीडियो अपलोड कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखें। आज के दिन हम देखेंगे कक्षा 4 के कंटेंट की चीज़ों को। अगर वीडियो लंबा होगा तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के ठीक है देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यह आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कि बांस और रस्सी के बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। जैसे आप शुरू करेंगे तो आपको होता है कि बांस के पुल कहाँ पाए जाते हैं या रस्सी के बने पुल कहाँ पाए जाते हैं, असम राज्य में। आगे लिखा है कि असम राज्य में बहुत अधिक बारिश होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। तो बहुत अधिक बारिश होने के कारण यहाँ पर बांस या रस्सी के पुल बनाए जाते हैं जिससे कि बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। आगे है ट्रॉली के बारे में कि यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे इसमें एक साथ बैठकर स्कूल जाते हैं या वह खाई को पार करते हैं। तो यह किस राज्य में होता है, तो यह लद्दाख में होता है। ठीक है, लद्दाख में क्या होता है कि लकड़ी का बना हुआ एक झूला होता है और उस पर 4-5 बच्चे एक साथ बैठकर एक साइड से दूसरे साइड में जाते हैं। अगला है सीमेंट के पुल। तो सीमेंट के पुल मूलतः मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सीमेंट, ईंट तथा लोहे के सरियों का प्रयोग किया जाता है। तो यह आपके मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। आगे बल्लम। बल्लम क्या है कि केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी का बना एक छोटी नाव होता है। आपने देखा होगा कि केरल में कुछ ऐसे लंबी लंबी एक नाव होती है और उनसे छोटे आकार की जो नावें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बल्लम कहते हैं। तो इससे क्या करते हैं, नदी को पार करते हैं। अगला है ऊँट गाड़ी। तो राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बेसिक तौर पर ऊँट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि राजस्थान में चलने में सबसे अधिक सहजता ऊँट को होता है। आगे है बैलगाड़ी। तो मैदानी इलाकों में मूलतः बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। और आगे जुगाड़ गाड़ी। तो यह आगे मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे लकड़ी के फट्टे बने होते हैं और यह भी मूलतः राजस्थान और मैदानी इलाकों में दिखाई देता है। आगे घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों की आवाज़ें सुनाई और पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये होता है कि घने जंगलों में पक्षियों की आवाज़ें या जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती क्योंकि वहाँ पर दिन में भी काफ़ी अंधेरा रहता है। आगे बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाते हैं और बर्फ जमी हो तो पैर फिसलने का डर होता है। तो यहाँ पे चीज़ें हैं कि जब उत्तराखंड अरे जम्मू कश्मीर में बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे होता है कि हमारे यहाँ बड़ी समस्याएं होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ बर्फ अगर जम जाते हैं तो उस पर पैर फिसलने की संभावनाएं रहती है और ताज़ी बर्फ रहती है तो उसमें धंसने की संभावनाएं रहती है। इसलिए लोग बाग एक दूसरे के हाथ को पकड़कर स्कूल जाते हैं। अगला है उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता पाया जाता है। तो उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर ज़्यादातर रास्ते जो क्या है, ऊबड़ खाबड़ और पथरीले हैं। आगे की पक्षी के कान दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके होते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। तो यहाँ पे कि पक्षियों के कान तो दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन उनके कान के छेद होते हैं जो कि उनके पंखों से ढके होते हैं और उन्हें सुनाई देते हैं। आगे छिपकली के भी छोटे 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 छेद जैसे कान होते हैं और बहुत ध्यान से देखने पर वह दिखाई देते हैं। आगे है कि मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। और आगे जानवरों की खाल पर डिजाइन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा गया है कि जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल के होने के कारण होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो उनके शरीर पर विभिन्न पैटर्न होते हैं किसके कारण होते हैं, तो उन पे जो बाल होते हैं उनके कारण उनके शरीर पर विभिन्न पैटर्न पाए जाते हैं। तो इसको कई बार पूछा गया है तो आप लोग इसको ध्यान अच्छे से दीजिएगा। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर है कि अगर आपसे पूछे कि कौन अंडे देते हैं कौन बच्चे देते हैं, तो जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है, जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल देते होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। और जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जैसे कि हमने छिपकली की बात करी, छिपकली के कान दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते, छिपकली क्या करती है, अंडे देती है। लेकिन भैंस के देखिए, भैंस के बाहर से कान दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल भी होते हैं तो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखे रहिएगा। आगे हाथी के बारे में कई बार स्टेटमेंट पूछा है। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में लगभग 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है और इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है।
और 3 महीने के हाथी का वजन, ठीक है, 200 किलोग्राम के आसपास होता है। ठीक है, तो ये हाथी का स्टेटमेंट है। आगे है कि ये हाथी का स्टेटमेंट था और आगे हाथियों के झुंड का स्टेटमेंट क्या है। तो हाथी के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं। झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथी जो होती है वह झुंड की नेता होती है। आगे कि हाथी की एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं और 14 से 15 साल होने पर जो नर हाथी होता है वह उस झुंड को छोड़कर अलग हो जाता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यह दोनों स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कूट करके भी पूछा है और सामान्य स्तर से भी पूछा हुआ है। तो इसका हो सकता है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा उचित रहेगा। आगे राजस्थान का जोधपुर का खेजड़ीवाला गांव है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इसके बारे में ये पूछा था कि भारत में जैसे चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन ये पूछे कि उत्तराखंड से पहले भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। तो अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा राजस्थान के खिजड़ीवाला गाँव में हुआ था। तो इसी कहानी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे कि राजस्थान के खिजड़ीवाला गाँव में खिजड़ी के बहुत सारे पेड़ हैं। खिजड़ी गाँव के लोगों के पेड़ काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। यहाँ पे कि आज से 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ से ये भी पूछा गया है कि बिश्नोई समुदाय या बिश्नोई जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो राजस्थान में। आगे के रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं क्योंकि वहाँ पर लोग पेड़ पौधों को नहीं काटते हैं और जानवरों से प्रेम करते हैं। आगे ये खेजड़ी की वृक्ष के बारे में कि रेगिस्तान यह पेड़ रेगिस्तान के इलाकों में खूब पाया जाता है। इसमें इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं, जिससे कि लोग बाग अपने घरों को बनाते हैं। और पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं और पत्तियां जो है वह जानवरों के काम आती हैं। और इसकी पेड़ की छाया में क्या होता है, बच्चे खेलते हैं। तो एक तरह से खेजड़ी जो है वह मल्टीपर्पज यूज पौधा है। ठीक है, कि इनके छाल, पेड़, बीज, पत्ते, लकड़ियाँ हर एक चीज़ों का लोग बाग क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे चमकता सितारा, ठीक है, तो अनीता कुशवाहा, यहाँ पे अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा या स्टार गर्ल है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि स्टार गर्ल कैसे कहा जाता है। तो चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदली। अब यहाँ पे बिहार का मुजफ्फरनगर का लोचहा गांव है। यहाँ पर लीची बहुत अधिक पाए जाते हैं, जैसे कि बिहार का मुजफ्फरपुर ही लीची के लिए फेमस है। तो यहाँ पर लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। और मधुमक्खी के अंडे देने का सबसे उचित समय क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर का। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, कि मधुमक्खी के अंडे देने का सबसे उचित समय क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर का। और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय भी यही माना जाता है। अब यहाँ पे लीची के फूल कब खिलते हैं, तो लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। और मधुमक्खी के एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो मधुमक्खी के बारे में हो गया कि मधुमक्खी के अंडे देने का उचित समय क्या है, तो अक्टूबर से दिसंबर। और लीची के फूल कब खिलते हैं, फरवरी माह में खिलते हैं। तो इसलिए अक्टूबर से दिसंबर का महीना मधुमक्खी के पालन का सबसे उपयुक्त माना जाता है। और एक जो बॉक्स होता है उसमें 10 किलो शहद प्राप्त होता है। अब आगे है कि मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। तो हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती हैं और वह कोई काम नहीं करते हैं। तो जो भी काम करती हैं, ठीक है, मादा मधुमक्खियाँ करती हैं, नर मधुमक्खियाँ कोई काम नहीं करते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों पर रस ढूंढती हैं। और जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह नाच कर अपने साथी मधुमक्खियों को इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पर रस मिला हुआ है। ठीक है, और काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का भी काम इन्हीं का होता है। तो यहाँ पे पूछा जाए कि मधुमक्खियाँ एक दूसरे मधुमक्खी को रस मिलने का संकेत कैसे देती हैं, तो नाच कर। अब यहाँ पे कि बच्चों के पालने का काम भी इन्हीं बेचारी मधुमक्खी, मतलब कि जो बच्चों के पालने का काम भी होता है वह कौन करती है, मादा मधुमक्खियाँ करती हैं। ठीक है, मादा मधुमक्खियाँ करती हैं और रानी मक्खी केवल अंडे देती है। ठीक, तो यहाँ पर कि अगर आपसे पूछे कि अंडे देने का कार्य कौन करता है, रानी मक्खी। ठीक है, मादा मधुमक्खी का काम बच्चों का पालना, शहद को इकट्ठा करना और छत्ता का बनाना होता है। ठीक है, नर मधुमक्खी कोई काम नहीं करते हैं। अब यहाँ पे चींटी, दीमक, ततैया। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन से ग्रुप में, ठीक है, एक रानी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। चींटी, दीमक, ततैया में भी मधुमक्खियों की तरह एक रानी होता है। रानी चींटी, रानी दीमक, रानी ततैया। अब यहाँ पे कि चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडी देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं।
ठीक है, तो ये इनके बारे में हो गया। अब आगे आते हैं, गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड़ जो है वो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ये भी पूछा गया है कि गांधीधाम कहाँ पे है, अहमदाबाद कहाँ पे है या वलसाड़ कहाँ पर है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। कोझिकोड कहाँ पे है, तो केरल में है। मडगांव कहाँ पे है, गोवा में है। अब यहाँ पे कि गोवा से केरल तक का रेल से सफर करने पर, ठीक है, 92 सुरंग और 2000 पुलों को पार करना पड़ता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लड़की गोवा से केरल की यात्रा कर रही है, वह विभिन्न सारे पुल सुरंगों को पार करती है, तो वह कहाँ पर यात्रा कर रही है, तो वह यात्रा कर रही है पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर। ठीक है, क्योंकि ये आपका पूर्वी घाट है और ये आपका क्या है, पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पे आपका गुजरात और ये आपका केरल है। तो गोवा से केरल की यात्रा जो कर रही है, तो कहाँ पे यात्रा कर रही है, पश्चिमी घाट पर वह यात्रा कर रही है, जिसमें वह 92 सुरंगों, सॉरी 92 पुलों और 92 सुरंगों और 2000 पुलों को पार करती है। अब यहाँ पे है कि मलयालम में, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दे गए हैं, ये भी पूछा गया है। तो मलयालम में बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है और माँ को अम्मुम्बा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ मदर कहते हैं या मम्मी कहते हैं, ठीक है, तो मलयालम में माँ की माँ को अम्मुम्मा कहते हैं और माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं कि केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया है। जैसे हमारे यहाँ जो छोटी नावें होती हैं, ठीक है, तो उन्हीं छोटी नावों को जब हम नावों के जरिए, ठीक है, जब नदियों को पार करते हैं तो हम तो नाव कहते हैं, और केरल में उन्हीं छोटी नावों को क्या कहा जाता है, फेरी कहा जाता है। ठीक है, फेरी वाला कहा जाता है कि वह एक साइड से दूसरे साइड में लेकर जाता है। आगे की, आंध्र प्रदेश में लोग एक दूसरे के विशेष कैंप लगा, लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है और इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आगे कबड्डी में जैसे कि छेड़ गुड़ू, हुतुतु, डू, कीट कीट, कबड्डी आदि आवाज़ें निकाली जाती है। जैसे आपने पता है कि हम लोग तो कबड्डी 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 कहते हैं खेलने के लिए, तो अलग अलग क्षेत्रों में कीट कीट या कबड्डी या हुतुतु के नाम से जाना जाता है। और इसी चैप्टर में, ठीक है, कर्डम मल्लेश्वरी के बारे में दिया गया। तो कर्डम मल्लेश्वरी कौन है, तो इनके बारे में जानते हैं कि कर्डम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। इनका चयन 130 की गिरा के भार वर्ग में हुआ था और भारत के बाहर कर्डम मल्लेश्वरी ने अब तक कुल 29 मेडल जीते हुए हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। तो ये आपका पूछा गया है। और यहाँ से पूछा गया है कि जितने भी एथलेटिक्स होते हैं, तत्कालीन ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, और मांसपेशियों के निर्माण के लिए उनको किसकी आवश्यकता होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर प्रोटीन की, अगर आपसे पूछे कि मांसपेशियों के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की, और तत्कालीन ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ज़्यादातर वेट लिफ्टर्स जो होते हैं वो किसका सेवन करते हैं, प्रोटीन का सेवन करते हैं, क्योंकि उनको मांसपेशी और मसल्स का निर्माण करना होता है। अब आगे कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। तो पूछा गया कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में। अब आगे मधुबनी चित्रकारी के बारे में दिया गया है। तो बिहार में मधुबन नाम का जिला है, जहाँ पे त्यौहार और खुशियों के मौक़ों पर वहाँ के घर की दीवारों और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया, मतलब कि इन्हें प्राकृतिक रंग बोला जाता है। अगर आपसे पूछा है कि जो मधुबनी चित्रकारी हो उसमें प्राकृतिक रंग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नील, हल्दी का प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछियाँ, मछली आदि जीव जंतु साथ बनाए जाते हैं। आगे है कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे फूलों की सब्जी बनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की, केरल में केले के फूल की, और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। अब आगे है कि कपड़ों के रंगने के लिए जो रंग बनाए जाते हैं वह किन के फूल से बनाए जाते हैं, तो गुलदावरी और जीनिया से। ठीक है, जो हमारे कपड़ों को रंगा जाता है उनको मूलतः गुलदावरी और जीनिया के फूल से क्या होते हैं कि रंग बनाए जाते हैं। और यहाँ पर एक जिक्र किया गया उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है कन्नौज, जिसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिलों में फूलों में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे इत्र नगरी, भारत में पूछा जाए कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो कन्नौज को। अब यहाँ पर एक चैप्टर है जिसमें डेरा गाजी खान के बारे में जिक्र किया गया है, जहाँ से मतलब कि 1947 में पार्टीशन के बाद लोग बाग आते हैं तो डेरा गाजी खान से आते हैं। और यहाँ पे एक स्टोरी दी गई कि वो लोग आते हैं सोहना गांव में। तो डेरा गाजी खान कहाँ पे था, पाकिस्तान में था, और बंटवारे के बाद, ठीक है, पाकिस्तान में चला गया। तो वहाँ से कुछ लोग आते हैं इधर के लिए, तो उसी में कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मिट्टी में गोबर मिलाने से कीड़े नहीं लगते हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपसे बता रखा था कि पत्थरों के घर पर चूने से लिपाई इसलिए की जाती है क्योंकि कीड़े ना लगें, और मिट्टी के घर को गोबर से लिपाई इसलिए की जाती है क्योंकि कीड़े न लगें। अगला है कि लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ी का फ्रेम बिछा दिया जाता है। सोहना गाँव हरियाणा में, और सोहना से दिल्ली जाने के रास्ते में बीच में गुड़गांव पड़ता है। पानी को साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उसको क्या कर लें, हम लोग उबाल लें। आगे
वेलवनिका गांव जो है कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक की स्टोरी दी गई। तो वेलवनिका गांव जो है कर्नाटक में है और जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ जो है उत्तर भारत में जो प्याज की खेती की जाती है वह रबी में आता है, लेकिन अगर दक्षिण भारत में आपसे पूछ ले तो दक्षिण भारत में कर्नाटक में स्पेशल करके पूछा जाए तो वह आपके खरीफ की फसल में आता है। अब यहाँ पे खूटी, खूटी जो होता है कुदाल होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि कन्नड़ में कुदाल को क्या कहा जाता है, तो खूटी। तो खूटी की मदद से खेत को नरम किया जाता है, यानी कि उसको उसकी गुड़ाई की जाती है, निराई गुड़ाई की जाती है। और कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं, कुरिंगे। कुदाल को क्या कहते हैं, खूटी, और हल को कहते हैं कुरिंगे। अब यहाँ पे कि कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप ही उगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। जो पौधे अपने आप ही उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार को ही मिल जाता है। तो यहाँ पर है कि ये पूछा गया है कि खरपतवार नाशक के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो 2,4-D का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। खरपतवारों को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, 2,4-D को का प्रयोग किया जाता है। इससे कीड़ों को नहीं मारा जाता है, क्योंकि कीड़े जो होते हैं किसानों के दोस्त होते हैं, इससे केंचुए भी मर जाते हैं। तो इनमें 2,4-D जो है खरपतवार नाशक है। अब यहाँ पे आगे कि अगर प्याज को समय से न खोदा जाए तो वह जमीन में ही अंदर क्या होती है, सड़ जाती है। और कर्नाटक में हंसियों क्या कहते हैं, इलिंगे। देखो कुदाल को क्या कहते हैं, खूटी, उसके बाद हल को क्या कहते हैं, कुरिंगे, और हंसियों क्या कहते हैं, इलिंगे के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपका पूछा गया है। आगे यहाँ पर गीजू भाई बधेका। तो गीजू भाई बधेका जो है गुजरात में रहते हैं और वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। इन्होंने जो बेसिक तौर पे कहानी लिखी है, पक्षियों के बारे में इन्होंने ठीक ठाक अध्ययन किया है और पक्षियों के घोंसलों के बारे में इन्होंने बताया। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि हर एक पेपर में पक्षियों के घोंसलों से क्वेश्चन अवश्य आता है। तो यहाँ पे एक कलचीड़ी को इंडियन रॉबिन कहा जाता है, ठीक है, कलचीड़ी को इंडियन रॉबिन कहा जाता है। और कलचीड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। और कलचीड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। और कलचीड़ी क्या करता है कि छोटे छोटे कीड़ों को खाता है और यह पत्थरों के बीच में, ठीक है, पत्थरों के बीच में अपने घोंसले को बनाता है। अगला है कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ियों की शाखा जैसी चीजें होती हैं। और जो होता है कि कौवा जो होता है कि उस क्षेत्र के पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे, ठीक है, पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। और कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है। तो कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के भी अंडे को सेता है। तो यह भी पूछा गया है कि कौन सी ऐसी पक्षी है जो कौवे के घोंसले में अंडे देती है और बेचारा कौवा उसके अंडे को सेता है, तो कोयल। और यह भी पूछा गया है कौन सी पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाती है, तो कौन सी है, कोयल है। यहाँ पे कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे को भी रख देती है। जैसा कि मैंने बताया कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। अगला है फाख्ता। तो फाख्ता जो होता है एक तरह से कबूतर की तरह होता है। तो यह क्या होता है, क्रैक्टस। क्रैक्टस मतलब नागफनी। तो क्रैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। तो फाख्ता कहाँ पे घोंसला बनाता है, तो क्रैक्टस या जो कटीले पौधे होते हैं उनके बीच में अपना घोंसला बनाता है। अगला है गौरैया। गौरैया जो होता है अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी तो यह गर्मियों में पेड़ों के टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ों के तनों में गहरा छिद्र करके उसमें क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं और अंडा रखते हैं। अगला है दर्जन चिड़िया। तो जो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल देती है और उनके बीच थैलियां बनाकर अपने अंडे को देती है। तो ऐसे कहा जाता है कि जैसा नाम वैसा काम, कि दर्जन चिड़िया मतलब दर्जी का काम करती है कि पत्तों को अपने चोंच से सिलकर अपना घोंसला बनाती है। अगला है शक्करखोरा। यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। और इसके जो घोंसले होते हैं वह मतलब कि लालटेन की तरह होते हैं। अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियों, सूखे पत्तों, रुई और छाल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यह शक्करखोरा के बारे में हो गया। अगला है नर वीवर पक्षी। तो यह अपना घोंसला बनाते हैं और मादा वीवर पक्षी को जब तक घोंसला पसंद नहीं आता है तब तक नर वीवर पक्षी वह घोंसला बनाते रहते हैं। और उसमें पक्षी मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि पक्षियाँ घोंसलों का काम क्या करती हैं, तो पक्षियाँ घोंसलों में केवल अंडे देने का कार्य करती हैं और जैसे ही उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं वह उन घोंसलों को छोड़ देती हैं। आगे है आपका गाय। तो गाय के आगे के दांत क्या होते हैं कि दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं कि पत्तों को काटने के लिए और चीज़ों को सुरुकने के लिए होते हैं। और पीछे के दांत चौड़े और चपटे होते हैं जिससे चीज़ों को दबाते हैं। तो बेसिक तौर पे आगे के दांत छोटे होते हैं, ठीक है, और वह क्या करते हैं कि चीज़ों को सुरोकते हैं और काटते हैं। लेकिन चबाने का कार्य क्या करते हैं, पीछे की दांत से करते हैं जो कि चौड़े हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे बिल्ली के दांत। तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के बारे में कहा गया कि सांप के दांत भी नुकीले होते हैं लेकिन यह अपने दांत से किसी चीज़ जो खाते नहीं है, अब भोजन को क्या करते हैं, निगल जाते हैं।
और ये पूछा गया है गिलहरी के दांत, तो अक्सर करके लोग गिलहरी और चूहे में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी ने व्याख्या गिलहरी किया हुआ है कि किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो गिलहरी के। अगर गिलहरी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हम वहाँ पर चूहा कर सकते हैं, और दोनों ऑप्शन में दे दिया तो वहाँ पर बोध करेंगे। लेकिन अगर दोनों में से एक को चुनना होगा तो गिलहरी को करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी व्याख्या करता है गिलहरी का, तो गिलहरी के दांत जो होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं। यहाँ पूछा गया है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। और अगला है कि गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो जाता है। दस्त और उल्टी से शरीर में बहुत सारे पानी बाहर निकल जाते हैं, और इसकी कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। अब यहाँ पे है कि होलगुंडी गांव किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में है। और यहाँ पर बच्चों की पंचायत का नाम क्या है, भीमा संघ है। ठीक है, बच्चों की पंचायत का नाम क्या है, भीमा संघ है। और अगला है यहाँ पे कि नलमाड़ा किस क्षेत्र में स्थित है गाँव, तो आंध्र प्रदेश में। और बाजार गाँव कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अगला है कि घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जाता है। और घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर उनकी जड़ें फैली होती हैं। अब यहाँ पर है कि बरगद के पेड़ के लटकन उनकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की जो लटकन होती है मजबूत खंभों की तरह उनको पेड़ का सहारा देती हैं। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते हैं, भले ही उसे आप नहीं लगाया है। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित आपको आदेश लेना पड़ता है। यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक के बारे में, तो ये भी पूरा स्टेटमेंट दे के आपसे पूछा जाता है कि रेगिस्तानी ओक का जो पौधा है वह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है और इस पे पत्तियां बहुत कम होती हैं। रेगिस्तानी ओक की जड़ें जो पेड़ की जड़ें जो होती हैं 2 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि उन्हें पानी न मिल जाए। इनकी जो जड़ें होती हैं 200 से 300 फीट तक नीचे तक रहती हैं। और रेगिस्तानी ओक पेड़ के तनों में पानी जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के स्थानीय लोग तनों के अंदर पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे बिहू त्यौहार के बारे में, तो बिहू जो होता है असम का एक फसल उत्सव है। जब वहाँ पर चावल की फसल काटी जाती है तब वहाँ पे बिहू त्यौहार का उत्सव मनाया जाता है। वहाँ पर कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे भेला घर किसे कहा जाता है, तो असम में घास और बांस से अस्थायी घर जो बनाया जाता है उसे भेला घर कहा जाता है। उरका जो होता है कि बिहू के पिछले दिन की शाम, जैसे कि कल बिहू मनाना है तो आज की जो शाम होता है उसको उरका कहते हैं। और बोरा और चेवा क्या है, तो यहाँ पर चावल की 2 फसलें हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं तो असम में खाया जाता है। तो यहाँ पे असम में जो पूछा जाता है कि बोरा और चेवा नामक चावल का जो किस में कहाँ पर पाया जाता है, असम राज्य में पाया जाता है। चेवा चावल जो होता है ताव कढ़ाई को आग में रखकर उसे उबालकर और भीगे हुए चावल से भरी कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे ताकि थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाए। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। ठीक है, और पीठा क्या होता है, तो बना हुआ केक जो भारत के असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर खाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि पीठा कहाँ पे खाया जाता है, तो यह केक के समान होता है। यह मुख्यतः असम में, ओडिशा में और पश्चिम बंगाल में खाया जाता है। आगे है आपका कि बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। ये भी पूछा गया है कि बिहू त्यौहार में औरतें किस रंग के कपड़े पहनती हैं, तो पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। तो ये भी पूछा गया कि मेखला चादर कहाँ का, ठीक है, वस्त्र है, तो असम का मेखला चादर है। यहाँ पे भात सुक्तो क्या है, तो चावल और रसे वाली सब्जी को वहाँ पे क्या कहते हैं, भात सुक्तो के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पूछा गया पोचमपल्ली, तो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश, ठीक है, जबकि वर्तमान समय में अब तेलंगाना में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पोचमपल्ली डिजाइन कहाँ पे है, तो आपके तेलंगाना में। इस जिले में अधिकतर लोग बुनकर अपने बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं। तो यह एक प्रकार का डिजाइन है। तो आपसे पूछा जाए कि पोचमपल्ली डिजाइन किस राज्य में है, फेमस है, तो तेलंगाना में। तेलंगाना ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, आंध्र प्रदेश करोगे। कुल्लू की साल आपने पता है कि कुल्लू मनाली, ठीक है, उसके बाद मधुबनी बिहार में, ठीक है, असम का सिल्क जो है और कश्मीरी कढ़ाई कश्मीर में। तो ये कुछ आपके डिजाइन से जो पूछा जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक पूछा गया जो है पोचमपल्ली है। ठीक है, पोचमपल्ली किस राज्य में, तेलंगाना राज्य में है। अब यहाँ पे मलयालम में, तो मलयालम में कुछ स्टेटमेंट जैसे कि चिटप्पन, चिटप्पन किसे कहते हैं, तो अपने चाचा या पिताजी के छोटे भाई या चाचा को क्या कहा जाता है, चिटप्पन कहा जाता है। और यहाँ पे कुजम्मा, कुजम्मा किसे कहते हैं, पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को, चाची को क्या कहता है, कुजम्मा कहा जाता है। और केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और वहीं पर लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में है, तो यह पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान, यह भारत की पहली महिला है जिन्होंने पूरे एक परेड की कमान संभाली थी। और इनका जन्म जो हुआ था जम्मू कश्मीर के राजौरी के थन्ना मंडी गांव में हुआ था। तो प्रिज्म फौजी वहीदा रहमान का संबंध किससे, जम्मू कश्मीर राज्य से है।
और परेड जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं और पूरी परेड में 36 निर्देश दिए जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि परेड में कुल कितने निर्देश दिए जाते हैं, तो 36। और इसमें कुल कितनी टुकड़ियां पीछे चलती हैं, तो 4 टुकड़ियां पीछे चलती हैं। और पूरे परेड की कमान को संभालने वाली भारत की पहली महिला कौन है? वहीदा रहमान है। अब यहाँ पे क्या है कि स्किप्टो पुल जो है लद्दाख का एक गांव है। अब लद्दाख में कुछ वर्ड हैं, जैसे कि माँ को क्या कहता है, मम्मी को आमा ले, पिताजी को आबा ले, और बाबा को क्या कहते हैं, मेमे ले। बाबा यानी कि दादाजी को क्या कहते हैं, मेमे ले के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह क्लास 4 के ईवीएस का पूरा कंटेंट का निचोड़ रहा। ठीक है, आई थिंक आपको यह पसंद आया होगा। जल्दी हम क्लास 5 के ईवीएस के पूरे कंटेंट का निचोड़ लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार आप रिपीट करके देख सकते हैं, जो कि जहां से आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे कंटेंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।